गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई थी और अभी हो रहे हैं 5:22 और अभी मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टडी स्लॉट में एनसीईआरटी सार संग्रह से बायोलॉजी पढ़ूंगी और आज का टारगेट ये है कि जो भी बायोलॉजी का बचा हुआ पोर्शन है इस बुक से उसको मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए अभी बायोलॉजी को लर्न करना शुरू करती हूँ। अगर आपको भी बायोलॉजी टफ़ लगता है तो मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट लर्न करना मत शुरू कीजिएगा। जैसे इससे पहले मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब पढ़ा है और पढ़ने के बाद अब मैं क्या करती हूँ कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं एनसीईआरटी सार संग्रह से लर्न कर ले रही हूँ। क्योंकि देखिए पूरा प्रोसेस आप एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम है तो पूरा प्रोसेस हमने देख लिया, समझ लिया। अब पूरे प्रोसेस को लाइन वाइज लाइन हम लर्न नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उस टॉपिक पे हमारा कमांड बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ आप एकदम थ्योरी को अच्छे से लर्न करके जाएंगे ना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में ना बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था और फिर आपका क्वेश्चन वहाँ पर सही नहीं होगा। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए। और आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं। एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपका जो भी सोर्स है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम एक टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और आज फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ना मैंने केवल 1.25 घंटे की पढ़ाई की है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन मतलब 3 से 3:30 के बीच में उठ जाऊँ, बट ये मेरे से हो नहीं पा रहा है। कभी 4:30 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, बट सुबह 3 बजे या 3:30 बजे नहीं उठ पाती हूँ। मतलब मेरा टारगेट ये है ना कि मैं मॉर्निंग आवर में 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर लूँ। और मॉर्निंग आवर में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर आप दिन में पढ़ते हैं तो बहुत बार डिस्टर्बेंस होता है, स्पेशली अगर आप लड़की हैं या हाउसवाइफ हैं तो बहुत सारा काम होता है बीच बीच में करना और उसके साथ पढ़ना पड़ता है। बट अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, क्योंकि घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो भी सो रहे होते हैं। अभी मैं किचन में आ गई थी किचन का काम करने के लिए और आजकल मैं काम बहुत जल्दी कर लेती हूँ। मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और इसके बाद कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई करने चली जाऊँ। क्योंकि अभी जो 15 दिन है ना, हमारे लिए पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, घर के काम इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं सब्ज़ी भी बहुत शॉर्टकट में बनाती हूँ, सारा काम जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि मैं ज़्यादा थक ना जाऊँ। मतलब अगर आप कम देर तक काम करेंगे ना तो आपका फ़्लो पढ़ाई का बना रहेगा और बस उसी फ़्लो को जारी रखने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। और 1 घंटे काम करती हूँ बीच में और फिर आके पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ने के बाद फिर बाकी जो काम बचा होता है उसको करती हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें पेपर का लेवल जो रहेगा वो इजी रहेगा। ये बात तो है कि लास्ट वैकेंसी में प्राइमरी के पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी पेपर मैंने दिया नहीं है तो मुझे उनका पता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उनके क्वेश्चंस भी टफ ही पूछे गए होंगे। और प्राइमरी में तो मतलब मुझे लग रहा था कि बीपीएससी प्री का क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसी वजह से ना उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई है। तो इस बार सुन रही हूँ कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को ईजी किया जाएगा, मीन्स कि कैंडिडेट फ्रेंडली क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर क्वेश्चन पेपर ईजी सेट किया जाता है तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन एक बात है कि अगर क्वेश्चन पैटर्न ईजी कर दिया जाएगा, ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा। आपने अभी देखा होगा कि बीपीएससी ने कट ऑफ रिलीज़ किया है तो कोई कोई ऐसे कैटेगरी हैं जिनमें एकदम कट ऑफ मार्क्स मतलब 39 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स का। तो ये है टफ़ क्वेश्चन। जब टफ़ क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ कम जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाता है। तो इसलिए आप अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन इजी है तो मैक्सिमम बच्चे 60+ अगर स्कोर कर पाएंगे तो कट ऑफ मुझे लगता है कि 70+ चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि इजी क्वेश्चन और टफ़ क्वेश्चन जैसी कोई बात नहीं होती है। बस ये चीज़ होता है कि अगर क्वेश्चन टफ़ है तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर क्वेश्चन इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगा। कैंडिडेट को ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है इसमें। लेकिन आप भी इस झांसे में मत आइएगा कि इजी क्वेश्चन आएगा सुन के मतलब एकदम इजी क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करें, टफ क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस करें। आपको टफ़ लेवल की तैयारी करके जानी है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बीपीएससी का इजी बोल के भी टफ़ क्वेश्चन वो सेट कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइमरी में उन्होंने कहा था कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, टीचर का क्वेश्चन जो है वो टीचर के लेवल का आएगा, हम थोड़ी एसडीएम की नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, प्राइमरी में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो इसीलिए इस झांसे में मत आइएगा कि अगर क्वेश्चन पेपर इजी आएगा तो हम
थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेते हैं, बाकी नहीं पढ़ाई करते हैं, या फिर हार्ड क्वेश्चंस लर्न नहीं करते हैं, मैथ्स में स्पेशली कि हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चंस करके जाने हैं, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या फिर टफ हो। मुझे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दी मेरा 6 to 8 में सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो क्या मुझे साइंस और मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा? ऑफ कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 40 मार्क्स का जो सिलेबस है, 80 मार्क्स में तो आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपके साइंस, करंट अफेयर्स, सोशल साइंस और इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग, ये पांचों सब्जेक्ट्स में से कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ही साइंस वाले बच्चे भी पूछते हैं कि 6 to 8 में मेरा साइंस है, तो क्या मुझे सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा? आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 मार्क्स में आपके भी सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगी कि आपको मेनली 80 मार्क्स के लिए अगर तैयार करना है तो अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, और अगर आप 40 मार्क्स पे ही फोकस करना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि मेरा साइंस में सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री है, तो क्या मुझे 6 to 8 के लिए मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा? तो हाँ, आपको 6 to 8 के लिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप याद करिए जब हमने सीटेट पेपर 2 दिया था तो उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स एंड साइंस। तो मतलब मैथ्स वाले बच्चे को बॉटनी, जूलॉजी, जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स सब पढ़ना है। मतलब ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चाहे आपका साइंस में कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। एक क्वेश्चन मेरे से ये भी पूछा गया है कि दी लूसेंट और एनसीईआरटी सार संग्रह अगर कर लेंगे तो क्या मतलब सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा? तो देखिए, आप अगर लूसेंट और एनसीईआरटी सार संग्रह दोनों बुक पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये मतलब इससे कवर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनके कंटेंट को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब एक आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट पढ़ना है और एक आपको बुक फॉलो करना है, इतना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि दी आप कैसे लर्न कर लेती है? मुझे लर्न नहीं रहता है। तो मैं लर्न करती हूँ तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करती हूँ। एक बार लर्न करके छोड़ दूँगी ना तो मुझे भी कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो उसको मतलब मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक है, उसको आप 3 बार रिवाइज़ कीजिए, तभी आप एग्जाम में उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि दी क्लास 6 to 8 तक की एनसीईआरटी करें या क्लास 10 तक की करें। तो देखिए, अगर आप 6 to 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो पहले आप क्लास 8 तक की एनसीईआरटी कर लीजिए, फिर टाइम बचेगा तो 9, 10 भी ज़रूर कीजिए। और जो 9, 10 के बच्चे हैं उनको 9, 10 का तो करना ही है एनसीईआरटी, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक 9, 10 में है और 11th क्लास में सिमिलर है, उन टॉपिक्स को क्लास 11 तक आपको करना पड़ेगा। तो फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अभी मैं सॉल्व करूँगी मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं बार बार सॉल्व कर रही हूँ। अभी मैं ट्रायंगल्स सॉल्व कर रही थी, और आज का जो टॉपिक था ट्रायंगल्स का वो था कॉन्ग्रुएंसी। तो जो भी कॉन्ग्रुएंसी में आपका थ्योरम्स है वो आपको करना है। इसके अलावा अगर आप क्लास 9th की बुक देखेंगे तो उसमें आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी मिलेगा, इंटरसेप्ट थ्योरम भी मिलेगा। तो इन सारे थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लीजिए। और एक चीज़ आपको कहूँगी कि कल मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। जैसे देखिए, आप YouTube से अगर पढ़ते हैं तो किसी भी टीचर को अंदाजी मत फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि एक टीचर ना क्लास 6 to 8 के लिए 40 मार्क्स की तैयारी करा रहे थे, तो उसमें वो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवा रहे थे। लेकिन अगर आप पहले का भी पेपर देखेंगे जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें या तो आप प्राइमरी देख लीजिए या 9, 10 देख लीजिए, मैंने तो इन्हीं 2 पेपर्स को देखा है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। और मान लीजिए अगर किसी में पूछा भी गया तो वो 1 या 2 होता है, तो उस 1-2 क्वेश्चन के लिए उतना टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता है कि सही है। तो एक आप ना स्मार्टली चूज़ कीजिए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर्स बहुत कुछ पढ़ाते हैं, आप सब नहीं पढ़ सकते हैं। आप सब पढ़ेंगे फिर लास्ट में ना आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि लिमिटेड कंटेंट, मल्टीपल रिवीजन, अगर आप ये करते हैं तो इसमें भी आप अच्छा मतलब 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर लेंगे। तो फाइनली मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है, और अभी ये ना ट्रायंगल वाला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसको मैं दिन में एक बार और बनाऊंगी और कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद जो बाकी घर का काम है वो मैं कर लूँगी। और मैं आप सबको यही कहूँगी कि ये जो 30 दिन है ना आपके पास, इसको 30 दिन तो पहली बात मानिए ही मत। 15 नवंबर तक सारा कुछ कंप्लीट कीजिए, और 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रिविज़न कीजिए। इट्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो इसको हमें यूज़ करना है, और यहाँ से हमें एक जॉब अपने लिए लेनी ही लेनी है।
मैं तो बस सोचती हूँ कि अगर इस एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट करा दिया जाए और रिज़ल्ट हमारा रिलीज़ कर दिया जाए तो शायद हमारी लाइफ ना नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि न्यूज़ में तो ये भी सुनने में आ रहा था कि इस एग्ज़ाम को दिसंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा और साथ ही साथ रिज़ल्ट भी दिसंबर में ही दे दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जितने खुश अभी डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं ना, उतने ही खुश हम भी रहेंगे न्यू ईयर तक। और देखिए, जॉब जल्दी कौन नहीं करना चाहता है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये जल्दी एग्ज़ाम ले रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि और देर से एग्ज़ाम लेना चाहिए, पर आप इस बात को समझिए कि एग्ज़ाम में अगर देरी होगी, रिज़ल्ट में देरी होगी, फिर जॉइनिंग में देरी होगी, अल्टीमेटली लॉस हमारा ही होने वाला है। एक तो कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। कंडक्ट कराया भी जाएगा तो लेट से रिज़ल्ट दिया जाएगा, तो स्टूडेंट कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है और बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि इतनी जल्दी तैयारी कैसे करूं। तो कभी कभी हमको ना पता नहीं होता है, फिर भी हम परेशान होते हैं। अगर आपने प्राइमरी में अच्छे से तैयारी की है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी में आपने जीके को इनफ पढ़ लिया है और अभी केवल आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और अपना सब्जेक्ट सबका स्ट्रांग होता है। ग्रेजुएशन में हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं? हम वही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो कि हमारा फेवरेट होता है। और अगर आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो फिर उस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, और आप पढ़ते हैं तो उसकी नॉलेज तो आपको होगी ही। तो अपने सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपका सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि 6 to 8 में मेरा साइंस है तो मेरा बायोलॉजी नहीं था ग्रेजुएशन में, तो बायोलॉजी में मुझे चिंता है तो मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो बस ऐसे ही करके ये जो मतलब आपके पास 30 दिन का टाइम है ना, उसको 50 दिन का टाइम बनाइए। मतलब अगर पॉसिबल है तो सुबह 5 घंटे, शाम को 5 घंटे, 10 घंटे पढ़ लीजिए। मेरे साथ तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना होता है घर का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि प्राइमरी से जब हमें निकाला गया था तो वो दुख कितना ज़्यादा था। मतलब उस समय तो मुझे ना विश्वास ही नहीं था गवर्नमेंट पे कि फिर से ये वैकेंसी रिलीज़ करेगी, क्योंकि बहुत लोग कह भी रहे थे कि ये वैकेंसी केवल पेपर पे आने वाली है, तो ये वैकेंसी नहीं रिलीज़ की जाएगी। तो मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा हमारा। मतलब इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि केवीएस का एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया। अगर कहीं पे भी बीएड को अलाउ किया गया होता तो आज मैं भी गवर्नमेंट जॉब में होती। लेकिन मेरी बदकिस्मती कहिए या सारे बीएड स्टूडेंट्स की बदकिस्मती कहिए कि बीएड वालों को प्राइमरी से हटा दिया गया। लेकिन अभी तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि फिर से वैकेंसी रिलीज़ की गई है, और इसमें भी अगर हम मतलब पढ़ाई ना करें या फिर ये सोचें कि अच्छा छोड़ो, जब वैकेंसी आ जाएगी 3 नवंबर से उसके बाद पढ़ेंगे, तो फिर सारी गलती ना हमारी खुद की होगी। और अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया ना तो फिर आप पछताएंगे। अगर अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में केवल पछताएंगे। क्योंकि और कोई स्टेट का तो मुझे पता नहीं, झारखंड का देखिए इतना फालतू स्टेट है, मतलब वैकेंसी रिलीज़ ही नहीं करता है कभी भी, और अगर रिलीज़ करेगा तो उसमें इतना दिस एंड दैट लगा देगा कि आप वहाँ फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाएंगे। मतलब मैं झारखंड से हूँ, स्पेशली मैं वहाँ रांची से हूँ, तो मुझे रांची बहुत याद आता है। मैं रांची को बहुत मिस करती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं सोचती थी कि झारखंड वैकेंसीज रिलीज़ कर दी जाएंगी तो मैं वहीं पे टीचर बन जाऊँगी रांची में। लेकिन वो कभी मेरा सपना पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है क्यों? क्योंकि ना वहाँ कभी कोई वैकेंसी आएगी नहीं, और आएगी तो वो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि उसको 20 बार कैंसिल किया जाएगा, री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और ऐसे कर करके वैकेंसी फंस जाएगी। हे फ्रेंड्स, 4:07 हो गए हैं और अभी मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी ना मैं पढ़ूंगी एनसीईआरटी सार संग्रह से बायोलॉजी, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे बस 2 टॉपिक बचे हुए थे। एक डिजीज़ वाला टॉपिक था और एक मिसलिनियस टॉपिक था। बस 2 टॉपिक इस बुक से बायोलॉजी के बचे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उसको कल के लिए क्या छोड़े, आज ही लर्न भी कर लेती हूँ उसको, और फिर एक बार ना रिवाइज़ कर लूँगी अच्छे से। तो उससे क्या होगा कि ये सार संग्रह बुक खत्म हो जाएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सार संग्रह से बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो ऐसे मुझे ज्योग्राफी पढ़ना था, बट मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है, क्योंकि जब तक यहाँ से बायोलॉजी कंप्लीट नहीं करूँगी तब तक फिर नेक्स्ट सोर्स से कहाँ से पढ़ूँगी। तो इसीलिए चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। मुझे तो बिहार ही इतना अनोखा स्टेट लग रहा है कि टीचिंग वैकेंसी को, जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उनको इन्होंने 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। नो डाउट कि मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ चलते रहते हैं कि इस कैंडिडेट का ये हो गया, उस कैंडिडेट का वो हो गया, पर देखिए मीडिया में ना बहुत सारी चीज़ें सही नहीं दिखाई जाती हैं। मैं तो मानती हूँ कि अब जो मीडिया है ना, मैं उस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ।
इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप ये सब नेगेटिव न्यूज़ पे मत जाइएगा कि आने वाली वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा या फिर पुरानी वैकेंसी जो है उसमें बीएड अभ्यर्थी केस कर देंगे, वहाँ पे बीएड को अलाउ किया जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूबर जो हैं आपको यही सब कह कह के ना आपको मतलब पागल बना देंगे कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी केस में क्या हुआ। अरे क्या करना है जान के, जिस दिन फाइनल जजमेंट आ जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि क्या हुआ केस में। उसको देख देख के ना इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अंदर में आ जाती है कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता। लगता है कि क्योंकि वो चीज़ें ना हमें इस चीज़ की याद दिलाती है कि बीएड वालों को बाहर किया गया प्राइमरी से, फिर आप इस एग्ज़ाम पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन सारे न्यूज़ को देखना बंद कर दीजिए और जो अभी है आपके पास उसके लिए पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जितना ज़्यादा एक्शन अभी शिक्षा विभाग ले रही है ना बिहार का, उसके अकॉर्डिंग अगर वो चले तो मुझे लगता है कि जनवरी तक हमारे हाथ में भी जॉइनिंग लेटर होगा और उससे बड़ी खुशी ना हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। अभी मैंने बायोलॉजी का जो मेरा 2 टॉपिक था मिसलेनियस और ह्यूमन डिजीज़, वो मैंने केवल लर्न किया है, रिवीजन नहीं कर पाई हूँ। रिवीजन मैं इसका कल करूँगी क्योंकि ना ह्यूमन डिजीज़ से ही रिलेटेड 4-5 पेजेस थे, बहुत सारा चीज़ था। तो उन सबको लर्न करते करते मैं थक गई थी। और आप ये मत सोचिएगा कि इतनी देर मैं बैठ के लर्न करती हूँ, बीच में सो जाती हूँ बेड पर और सोकर लेट कर आराम से लर्न करती हूँ। बट हाँ, वो मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उससे मुझे खुद कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। और आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि रात में कितने बजे सो जाते हैं वो जो इतनी जल्दी सुबह। तो देखिए मैं बहुत जल्दी सुबह नहीं उठती हूँ, मतलब मैं 4:30 बजे और 5 बजे उठती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी तब होगा जब मैं 3 बजे उठ के अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी और फ़िलहाल अभी मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। तो इसका ना रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूछेंगे तो रात में मैं 10:30 या 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाती हूँ। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।